देश के करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 राज्यों में शुरू हुए सेमीकंडक्टर से जुड़े 3 प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया शिलान्यास। 21वीं सदी को बताया टेक्नोलॉजी की सदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिप मैन्युफैक्चरिंग को बताया विकास के द्वार खोलने वाली इंडस्ट्री। कहा असीम संभावनाओं से भरा हुआ है ये क्षेत्र। तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में होगी बड़ी प्रगति। इंडिया टेक एड चिप्स फॉर विकसित भारत में प्रधानमंत्री का युवाओं से संबोधन। कहा यह कदम भारत को सेमीकंडक्टर उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने में करेगा मदद। प्रधानमंत्री आज 500 से अधिक जिलों के वंचित वर्ग से करेंगे संवाद। सामाजिक उत्थान और रोजगार पर आधारित जन कल्याण पीएम सूरज पोर्टल का करेंगे शुभारंभ। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज। लिए जा सकते हैं कुछ बड़े फैसले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ आज प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। कई अहम समझौतों पर होंगे हस्ताक्षर। दुनिया की अधिकतर रेटिंग्स एजेंसियों ने भारत की विकास दर के अनुमान में किया बदलाव। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2047 तक 15 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का जताया अनुमान। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया टेक एड चिप्स फॉर विकसित भारत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए की 3 सेमीकंडक्टर सुविधाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश भर के युवाओं को संबोधित किया। इन 3 सुविधाओं की स्थापना से सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम सुदृढ़ होगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रधानमंत्री की परिकल्पना भारत को सेमीकंडक्टर की डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है, ताकि देश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिले। इस परिकल्पना के अनुरूप ढोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र DSIR गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सुविधा निर्माण, असम के मोरीगांव में आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OST सुविधा और गुजरात के सानंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट OST सुविधा के लिए आधारशिला रखी। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मेड इन इंडिया चिप, भारत में डिजाइन की गई चिप भारत को आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की तरफ लेकर जाएगी। 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था, लेकिन अब भारत इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व के इरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि तकनीकी उन्नति के क्षेत्र में भी एक बड़ी प्रगति होने वाली है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्टेशन तक कई सेक्टर्स जुड़े होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस इंडस्ट्री से कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू
और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यानी चिप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से न सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है, वो दिमाग अधिकांश भारत के युवा का ही है। इसलिए आज जब भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो हम टैलेंट इकोसिस्टम की इस साइकिल को एक प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश में सबसे पहले 60 के दशक में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सपना देखा था, लेकिन पूर्व की सरकारों की कमजोर इच्छा शक्ति के कारण ये पूरा नहीं हो सका। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों ने घोटाले तो किए, लेकिन सेमीकंडक्टर के विकास पर खर्च नहीं कर पाए। वो लोग भारत की गरीबी की आड़ में आधुनिक जरूरत के ऐसे हर इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज करते रहे। वो हजारों करोड़ के घोटाले कर लेते थे, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ऐसी सोच के साथ किसी देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सरकार फॉरवर्ड लुकिंग सोच और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। आज हम सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उन एम्बिशंस के साथ बढ़ रहे हैं जो विकसित देशों के साथ कॉम्पीट कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वंचित वर्गों को ऋण सहायता के लिए राष्ट्रव्यापी जनसंपर्क को चिन्हित करने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। पीएम मोदी इस दौरान प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान और रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का शुभारंभ करेंगे और देश के वंचित वर्गों के लिए 1 लाख उद्यमियों के लिए ऋण सहायता स्वीकृत करेंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और स्वच्छता कार्यकर्ताओं सहित वंचित समूहों के विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। इस अवसर पर पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों, सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और पीपीई किट भी वितरित करेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी योजनाओं के वंचित समूहों के लगभग 3 लाख लाभार्थी भाग लेंगे, जो देश भर के 500 से अधिक जिलों से कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट की आज एक बैठक होने जा रही है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में उनके निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर यह बैठक दोपहर 12 बजे होगी। ऐसा माना जा रहा है कि अब किसी भी दिन निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा कर देगा। लिहाजा आज की कैबिनेट बैठक को संभवतः मौजूदा सरकार की आखिरी बैठक माना जा रहा है। बैठक में कुछ बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। दरअसल चुनाव आयोग पिछले कुछ महीनों से तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें कर रहा है। नई दिल्ली जिले के स्पेशल स्टाफ ने वीजा घोटाले में शामिल एक गिरोह को पकड़ने में सफलता हासिल की है। साथ ही साथ 5 सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान सूरज बाहरी, अश्विनी कुमार,
जसविंदर सिंह, मनीष शर्मा और जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। गिरोह लोगों को वीजा दिलाने का वादा करके उन्हें निशाना बनाता था और फिर उनसे धोखाधड़ी करता था। गिरोह लोगों को वीजा दिलाने का वादा कर उनको निशाना बनाता था। पुलिस आरोपितों के मोबाइल फोन और बैंक खातों की डिटेल खंगाल रही है। नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त देवेश कुमार महिला ने बताया है कि पंजाब निवासी कुलविंदर सिंह ने कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि 20 जनवरी 2024 को चंडीगढ़ के एलांते मॉल में कुछ लोगों से उनकी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने कनाडाई वीजा दिलाने का वादा किया था। कनॉट प्लेस में हमें दोपहर को एक कॉल मिली थी कि एक बंदा उनके पास आया और 9 लाख रुपए उनसे चीट करके छीन के ले गया। उस कॉल को जब हमने वेरीफाई किया तो पता चला कि वो लोग पंजाब के रहने वाले हैं और किसी के जालसाजी झांसे में आके, अपने बच्चे को कनाडा भेजने के जालसाजे में आके उन्होंने उसको 9 लाख रुपए दिए और वो 9 लाख रुपए वो लेके उनसे फ़ोन ऑफ करके वो बंदा भाग गया था। तो उस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन में हमने जब आगे बढ़े और पंजाब में भी अलग अलग जगह पर रेड की तो हमने 5 लोगों को पकड़ा। उनसे काफ़ी मात्रा में, लगभग 300 से ज़्यादा हमें उनसे फर्जी वीज़ा भी मिले हैं। अभी और भी हैं, लेकिन बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए टीटी न्यूज़। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले स्वराज धारावाहिक को अमेजन प्राइम पर डिजिटल रिलीज किया है। इस अवसर पर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव से प्रेरणा लेकर स्वराज धारावाहिक शुरू किया था। इसमें स्वतंत्रता संग्राम के उन महान अमर सेनानियों के जीवन और बलिदान की गाथा को विशिष्ट रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिनके त्याग और बलिदान को इतिहास की मुख्य धारा में स्थान नहीं दिया गया। धारावाहिक स्वराज नए भारत में दूरदर्शन की नई छवि प्रस्तुत करता है। ये नई पीढ़ी का भारत के उन गुमनाम नायकों से परिचय करवाता है जिन्होंने देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अप्रतिम वीरता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था। वहीं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर आधारित टीवी सीरियल सरदार द गेम चेंजर भी जल्दी ही दूरदर्शन पर प्रसारित की जाएगी। स्वराज कार्यक्रम भारत के स्वराज की खोज एक ऑडियो विजुअल इतिहास प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम में स्वराज की अवधारणा को दर्शाने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का एक व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को देश की भावना को सही दृष्टिकोण से समझने में मदद मिलेगी। हिंदी संस्करण का प्रसारण तो हमने कर दिया था, चाहे दूरदर्शन पर, ऑल इंडिया रेडियो पर पहले हो गया है। अब इसको Amazon प्राइम पर आप देख पाएंगे और आज से ही 15 एपिसोड Amazon प्राइम वीडियोस पर उपलब्ध होंगी। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि दूरदर्शन का प्रयास है कि इस प्रेरक और लोकप्रिय धारावाहिक को व्यापक दर्शक वर्ग, विशेषकर युवा वर्ग तक OTT के माध्यम से पहुंचाया जाए। इन कथाओं को 75 एपिसोड्स में पिरो करके अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में चलाया गया। प्रत्येक रविवार को ये कार्यक्रम प्रसारित होता था और 75 एपिसोड पूरे होने के बाद आज से ये कार्यक्रम अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर OTT के दर्शकों के लिए भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त 1947 की अवधि में
जो भारत की रियासतें थीं उन रियासतों के भारत संघ में विलय का काम जो तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल द्वारा जो अंजाम दिया गया, उसकी कहानी हम लेकर के आए हैं सरदार द गेम चेंजर सीरियल के माध्यम से। आपको बता दें कि यह धारावाहिक दूरदर्शन पर दोबारा प्रसारित किया जा रहा है। प्रत्येक रविवार को सुबह 9 बजे और इसी दिन शाम को पुनः इसका प्रसारण देखा जा सकता है। 17 मार्च को 9वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। इस धारावाहिक में कुल 75 एपिसोड है। और अब आगे बढ़ते हैं। किस तरह से सैटेलाइट के जरिए तीनों सेनाएं देश की सुरक्षा करती हैं और किस तरह से स्वदेशी तकनीक से तीनों सेनाएं इसका लाभ उठा रही हैं, भारत शक्ति प्रदर्शनी में इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता विशाल बारिस्टो ने। भारत शक्ति एग्जीबिशन में मैं जिस सेक्शन में आया हूं वो है स्पेस यानी कि अंतरिक्ष, और आप देख सकते हैं ये है राइसेट और वो है कार्टोसैट। ये दोनों सैटेलाइट्स के मॉडल हैं जो हमारे देश के हैं, हमारे सैटेलाइट्स हैं और नज़र रखते हैं अपनी देश की सुरक्षा के लिए। यहाँ पर ये मॉडल्स लगाए गए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया है, यानी कि उसका स्वदेशीकरण किया है। और ये जो आप इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये भारत शक्ति की जो एक्सरसाइज हो रही है उसकी इमेज है, इसे इस ड्रोन से लिया गया है। और ये है सर्वेक्षक यानी कि सर्वेयर, और मेरे साथ हैं मेजर सौरभ धीर। मेजर सौरभ, ये टेक्निक क्या है और किस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि ये इंडिजिनस है? सर्वेक्षक सॉफ्टवेयर जो आपकी स्क्रीन पे है, ये भारतीय सेना द्वारा डेवलप किया गया एक सॉफ्टवेयर है जो GIS है, यानी कि इसमें हम 3D विजुअलाइजेशन और एनालिसिस का काम कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो इमेजरी आपके सामने दिखाई दे रही है वो इमेजरी जो है वो ड्रोन से ली गई है। ये एक इंडियन मेड ड्रोन है एंड एक्साइज भारत शक्ति एरिया को डिनोट कर रहे हैं। इसका किस तरह से भारतीय फौजों को फ़ायदा होता है? इसके थ्रू हम आराम से एनालिसिस कर सकते हैं। हम एक विजुअली दिखा सकते हैं कि कैसे एरिया को, दुश्मन के एरिया को हमारा खुद का एरिया कैसे दिखाई देता है। हमारी सेनाओं को इससे मदद मिलती है। आपने देखा, इन्होंने बताया हमारी सेनाओं को मदद मिलती है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये एक्साइज एरिया है, एक इमेज है जो बताती है किस तरह से ये ड्रोन हमारी फौजों की मदद करता है, दुश्मन के इलाके और उसकी तैयारी का जायज़ा लेता है। यहाँ से निकलकर अब मैं आ गया हूँ AI बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सैटेलाइट इमेज एनालिटिक्स सिस्टम, और मेरे साथ बातचीत के लिए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अनुराग गुप्ता। लेफ्टिनेंट कर्नल गुप्ता, ये जो आपने बताया AI बेस्ड सैटेलाइट, ये इमेज एनालिसिस किस तरह से हमारे फौज को काम आता है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया गया इमेज एनालिसिस सिस्टम है जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है। सायरन एक कंपनी है जो IIT बेस्ड है, वो डाईपैक के साथ मिलके इसको बना रही है। ये इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि इमेज एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद हमारे दो जो भारतीय सैटेलाइट हैं, कार्टोसैट और राइसेट, उसकी इमेजेस यहाँ पर है और उसको फर्दर डेवलप करके ये यहाँ पर उसका और क्लैरिटी के साथ तस्वीर लेकर उसका पूरा कोऑर्डिनेट्स मिल सकते हैं और फिर हम दुश्मन पे हमला कर सकते हैं। रियल टाइम मिशन इनसाइट्स, ये टेक्नोलॉजी हमें इस तरह से मदद करती है। ये है इंडिजिनस जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो ट्राई सर्विसेज के काम आता है, और मेरे साथ हैं ग्रुप कैप्टन श्याम अरोड़ा। आइए हम उनसे बात करते हैं। मैं आर्मी से निकलकर एयरफोर्स सेक्शन में आ गया हूँ। ग्रुप कैप्टन अरोड़ा, ये किस तरह से काम करता है सिस्टम? ये नया सिस्टम है, इंडिजिनस जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ट्राई सर्विसेज। इसको नया DRDO की मदद से बनाया गया है। एक जॉइंट प्लानिंग टूल है फॉर द 3 सर्विसेज टू प्लान द ऑपरेशंस टुगेदर। So this has got all 3 components. It's got a topographical maps, it has got a bathymetric maps, and it has got a air navigation maps. ये जो सिस्टम है वो ना सिर्फ एयरफोर्स के बल्कि इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के भी काम आता है, और यही है हमारी फौज की पहचान, ट्राई सर्विसेज यानी भारत शक्ति। कैमरामैन अनिकेत के साथ मैं विशाल बारिस्टो, DD न्यूज़, पोखरण।
देश में जन औषधि केंद्रों के विस्तार के लिए केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत की है। इसके जरिए जन औषधि केंद्र खोलने और उसके विस्तार के लिए सस्ते दर पर लोन लेना आसान हो जाएगा। इसके लिए सिडबी और पीएमबीआई के बीच एक अहम करार हुआ है। इस मौके पर केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि जन औषधि केंद्रों पर क्वालिटी वाली दवा मिलती है और ये गरीबों की संजीवनी है। जन औषधि केंद्र खोलने और उसके विस्तार के लिए अब आसानी से लोन मिल सकेगा। इसके लिए सिडबी और पीएमबीआई के बीच एक अहम करार हुआ है। इस करार के बाद जन औषधि केंद्र के लिए 10 मिनट में 5 लाख तक का लोन मिल सकेगा और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इस मौके पर केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने क्रेडिट गारंटी स्कीम की शुरुआत की है। 3 लेयर सिस्टम है। NABL लैब से, जहां से, जिस फैक्ट्री से, जिस कंपनी से बैच मार्किंग होके मेडिसिन बाहर आती है, वो उसको भी NABL लैब से टेस्ट कराना है। उसके बाद वो वेयर हाउस में आते हैं, तो वेयर हाउस में आते हैं तब भी उसका NABL लैब से टेस्ट होता है। उसके बाद जब मार्केट में जाते हैं तब भी उसका टेस्ट होता रहता है। एफोर्डेबल सस्ती मेडिसिन है, क्वालिटी मेडिसिन है। जन औषधि केंद्रों पर हर दिन 12 लाख लोग जाते हैं और हर दिन 5 से 6 करोड़ रुपए की बिक्री होती है। जन औषधि केंद्र के जरिए लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। पहला MOU कोई भी जन औषधि केंद्र खोलने के लिए जो एंटरप्रेनर्स हैं उनको प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कैपिटल चाहिए, जो इनिशियल पैसा चाहिए एक दुकान को एस्टेब्लिश करने के लिए या जन औषधि केंद्र को एस्टेब्लिश करने के लिए, उसमें लगभग 4 लाख रुपए तक का उसको लोन मिल सकता है। इनवॉइस के बेसिस पे आपने कुछ खरीदा है और आपकी ऑलरेडी सेल्स हो रही है, तो ये हमको एस्टैब्लिश हुआ कि आपकी चलती फिरती बिजनेस है। उसके बेसिस पे वी विल बी एबल टू गिव इंटरेस्ट which is lower than what market today is giving. अब हमको नहीं पता कि अलग अलग लोगों को कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है, बट टिपिकली हमारी जो जानकारी है वो 22% 25% के करीब जो आप NBFCs और दूसरे सोर्सेज हैं वहाँ से मिलता है। हम चाहते हैं कि अनसिक्योर्ड वर्किंग कैपिटल जो है हम एक रेंज में ले आएँ, करीब 12 to 15% की अगर आप सोचो तो दैट काइंड ऑफ रेंज, बट दैट हैज़ टू बी सीन कि आपकी बिजनेस स्ट्रेंथ के ऊपर हम लोग कितना दे सकते हैं। देश में अभी 11,000 जन औषधि केंद्र हैं। अगले 2 साल में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है ताकि लोगों को उनके घर के पास ही सस्ती दवाइयां मिल सकें। नितेंद्र सिंह, DD न्यूज, दिल्ली। पिछले 1 दशक में जिस तेजी के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था उभरती हुई नजर आई है वो किसी उपलब्धि से कम नहीं है। 2014 से पहले फ्रेजाइल 5 में गिनी जाने वाली अर्थव्यवस्था मोदी सरकार के कार्यकाल में फैबुलस 5 तक का सफर पूरा कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। आप देखिए ये रिपोर्ट और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। ध्रुव तारे के समान चमक रही भारतीय अर्थव्यवस्था आज विश्व को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पिछले 1 दशक में फ्रेजाइल 5 से फैबुलस 5 तक का सफर तय करने में मोदी सरकार की नीतियां काफी प्रभावशाली रही हैं। विश्व में सबसे तेजी से उभरती भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद दमदार मजबूती का किया प्रदर्शन। पिछले 10 वर्षों में 11वें पायदान से 5वें पायदान पर भारत 1 दशक में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत IMF के अनुसार 2027 में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। वैश्विक विकास दर से अधिक भारत की विकास दर। हाल ही में तीसरी तिमाही में देश की GDP दर 8.4% रही। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और सरकारी खर्च में तेजी के चलते GDP की रफ्तार तेज हुई है। वर्ल्ड बैंक, IMF और रेटिंग एजेंसियों ने अलग अलग मंचों से भारत की सराहना की है। RBI के अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। फिंच रेटिंग्स ने वर्ष 2024 में
वृद्धि दर 6.9% रहने की संभावना जताई है। यूएन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। पिछले 10 वर्षों में आईटीआर भरने वालों की संख्या दोगुने से भी ज्यादा हो चुकी है। वित्त वर्ष 2022 और 23 में 2013 और 14 के मुकाबले 104.91% अधिक दाखिल हुए हैं आईटीआर। वित्त वर्ष 2022 और 23 में दाखिल हुए आईटीआर की कुल संख्या 7.78 करोड़ रही, जबकि 2013 और 14 में दाखिल हुए आईटीआर की संख्या 3.8 करोड़ थी। पिछले 10 वर्षों में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2004 से 2014 के बीच टैक्स संग्रह 19 लाख करोड़ रुपए था। 2014 से 2023 के दौरान टैक्स संग्रह बढ़कर 70 लाख करोड़ रुपए हुआ। चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों में कुल सकल जीएसटी संग्रह 18.40 लाख करोड़ रुपए रहा। विदेशी मुद्रा भंडार 309 अरब डॉलर के मुकाबले आज दोगुना हो चुका है। 9 साल में हमारी अर्थव्यवस्था 2.03 ट्रिलियन से 3.75 ट्रिलियन से अधिक के स्तर पर है। 2013 और 14 में प्रति व्यक्ति आय 68,000 रुपए थी। 2022 और 23 में प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,80,000 रुपए हुई। 2014 में कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.9 लाख करोड़ रुपए था। 2024 में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। 2004 से 2014 के बीच राज्यों को आवंटित राशि 30 लाख करोड़ रुपए थी। 2014 से 2023 के दौरान इसे 100 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया। इसके साथ ही पिछले एक दशक में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जिसका असर अर्थव्यवस्था पर नजर आ रहा है। देश का कृषि क्षेत्र हो या चिकित्सा क्षेत्र या फिर रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र, हर जगह विकास अब नजर आ रहा है, जिसकी बानगी तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था को देखकर महसूस की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।